15 अप्रैल को हर साल बूस्टन में मैराथन त्योहार मनाते हैं। मैराथन एक लंबे दौरे की पैदल दौड़ है जिसका फासला 42 किलोमीटर है। 15 अप्रैल 2013 दोपहर के 2:39 हो रहे थे। दो नौजवान जो बैग उठाए हुए बूस्टन मैराथन के आखिरी हिस्से के करीब ग्लोस्टर स्ट्रीट को बॉयलस्टन स्ट्रीट की तरफ जा रहे थे। एक ने काली टोपी और दूसरे ने सफेद टोपी पीछे की तरफ पहनी हुई थी। स्याह टोपी वाले नौजवान की शनाख्त 26 साल तैमर लान और दूसरे की शनाख्त उसकी भाई 19 साल जोखर के तौर पर हुई और वो दोनों कैम्ब्रिज के रहने वाले थे। सारनीफ बिरादर दोपहर को 2:40 पर बॉयलस्टन स्ट्रीट पर मैराथन स्पोर्ट के सामने गए और फिनिश लाइन के करीब जमा होने वाली हुजूम के दरमियान एक बैग रख दी जिसमें प्रेशर काकर बम था। और उसके बाद जोखर ने फार्म रेस्टोरेंट के सामने से तकरीबन 1.5 ब्लॉक के फासले पर हुजूम के दरमियान दूसरा बैग और प्रेशर कुकर बम रख दी। दोपहर 2:48 पर जोखर ने प्रीपेड सेल फोन पर तैमर लान को कॉल की और मुख्तसर बात किया। 1 मिनट चंद सेकंड गुजरने के बाद तैमर लान ने मैराथन स्पोर्ट के सामने बम धमाका कर दिया जिससे कर्स्टल मैरी कैम्बल हलाक हो गया और बहुत से लोग जख्मी हो गए। तकरीबन 12 सेकंड के बाद जोखर ने दूसरा बम फार्म रेस्टोरेंट के सामने फेंका जिसमें लंगजीलो और मार्टिन रिचर्ड हलाक हो गए और बहुत से लोग जख्मी हुए। उसके बाद वो दोनों भाई वहां से ऐसे निकल गए कि किसी को वहमो गुमान ही नहीं हुआ। रात को 8:04 पर जोखर ने ट्वीट किया कि शहर के दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, लोग महफूज रहें। एक दिन गुजरने के बाद 16 अप्रैल 2013 को जीफ बोमन जो दोनों टांगे खो चुके थे उसने FBI को उस शख्स की तफसील दिया कि एक आदमी ने मेरे करीब एक बैग गिरा दिया था। 17 अप्रैल 2013 रात को 1:43 पर जोखर ने यह ट्वीट किया कि मैं तनाव से पाक आदमी हूँ। और इतना कुछ करने के बाद भी जोखर को कोई खौफ नहीं था, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो और वो अपने दोस्तों के साथ आम कॉलेज की जिंदगी गुजार रहा था। जब FBI ने 2 मुश्तबा अफराद की तस्वीर टेलीविज़न और हर जगह पर जारी रखे, बाद में उनकी शनाख्त सारनी भाइयों के तौर पर हुई जो चीचन किर्गिस्तानी आमिर की थे। उनकी शनाख्त के बाद उन्होंने एक MIT पुलिस एहलकार को कत्ल किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक शख्स को अगवा कर लिया। उसके बाद तैमर लान ने उसकी सर पर बंदूक रखा और वाटर टाउन ले जाने को कहा। वाटर टाउन ले जाने के बाद वो एक पोर्टेबल सूक से दीगर अशिया बादयाफ्त करते हैं। उसके बाद वो शख्स को मस्जिद की गैस टैंक भरने के लिए गैस स्टेशन जाने को बोलते हैं। ये गैस स्टेशन की तलाश करने के दौरान वाटर टाउन स्क्वायर में बैंक ऑफ अमेरिका के ब्रांच तक पहुंच जाते हैं और उस शख्स को अपने डेबिट कार्ड के अकाउंट से $800 निकालने को कहते हैं। उसी दौरान वो मस्जिद से निकलकर सड़क के पार दूसरे गैस स्टेशन की तरफ भागा और 911 पर कॉल किया। उसने पुलिस को बताया कि सारनी बिरादर वाटर टाउन में लार्ल स्ट्रीट और लेक्स्टर एवेन्यू की तरफ हैं। उसका सेल फोन गाड़ी में ही रह जिससे पुलिस को वाटर टाउन पर अपनी तलाश पर तवज्जो मरकूज करने का मौका मिला। रेनाल्ड्स गाड़ी का पीछा करते हुए और इजाफी यूटर्नों का इंतजार करते हुए एक हाई रिस्क ट्रैफिक स्टॉप तक पहुंचा और जब गाड़ियां लार्ल स्ट्रीट की तरफ मुड़ी और लार्ल स्ट्रीट के चौराहे पर रुक गए, उसी दौरान जब तैमर लान मर्सिडीज से निकला तो फौरन ही ऑफिसर रेनाल्ड्स और सार्जेंट मैक ने फायरिंग किए। एक अंदाजे के मुताबिक वहां पर 200 से 300 गोलियां चली। तैमर लान और जोखर ने 56 गोलियां चलाई। कम से कम एक प्रेशर कुकर बम धमाका किया और 5 ग्रेनेड फेंके। तकरीबन 7 मिनट के फायरिंग करने के बाद तैमर लान के पास बिलाखिर गोला बारूद खत्म हो गया। जोखर ने फिर चोरीशुदा गाड़ी को तैमर लान और पुलिस ऑफिसर की तरफ मोड़ दिया, जिन्होंने तैमर लान को कार के रास्ते से बाहर घसीटने और हथकड़ी लगाने की नाकाम कोशिश की। कार तैमर लान के ऊपर से भागी और उसे थोड़ी दूर गली से नीचे घसीटती चली गई। जोखर ने गाड़ी को आधा मील दूर छोड़ दिया और पैदल भाग गया। बुरी तरह जख्मी तैमर लान को हिरासत में ले लिया गया और बेत इसराइल डिकेंटिस मेडिकल सेंटर में रात को 1:35 पर दम तोड़ गया। जोखर सारनीफ मर्सिडीज में भाग गया लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया। उसने वाटर टाउन के एक सड़क पर कार को छोड़ दिया और 2 सेल फोन तोड़ डाले ताकि उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाए।
اور فرد جرم کے مطابق ایک گھر کے پچھواڑے میں رکھی ہوئی ایک کشتی کے اندر چھپ گیا۔ جب وہ چھپ گیا تو اس نے کشتی کے اندرونی دیوار پر ایک پیغام لکھا کہ یہ دہشت گردانہ حملہ مسلم ممالک میں امریکی جنگوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ شام کو 6:42 پر واٹر ٹاؤن پولیس کو ایک رہائشی کی کال موصول ہوئی جس نے ذوخر سارنیف کو دیکھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں مختلف محکموں کے 100 سے زیادہ آفیسر پہنچ گئے۔ ایک آفیسر نے بغیر اجازت کے کشتی پر گولی چلائی اور دوسرے نے غلطی سے یہ سوچا کہ گولی مشتبہ شخص کی طرف سے آئی ہے، پھر انہوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ ایک پولیس نے ہیلی کاپٹر سے اس بات کی تصدیق کی کہ ذوخر سارنیف ابھی بھی زندہ ہے، اور 2 گھنٹے کے بعد زخمی ملزم سامنے آیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ایک جیوری نے ذوخر سارنیف کو تمام معاملات میں مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنائی، لیکن فرسٹ سرکٹ نے اس کی موت کی سزاؤں کو باہر پھینک دیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ ٹرائل جج کو تمام ممکنہ ججوں سے پوچھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے سارنیف کے کیس کے بارے میں کیا میڈیا کوریج دیکھی یا سنی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جج کو مقدمے کی سزا سنانے کے مرحلے کے دوران اس ثبوت کو خارج نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تیمرلان 2011 میں ایک الگ حل نہ ہونے والی ٹرپل قتل میں ملوث تھا۔ جرائم اپیل کی عدالت نے کہا کہ 2011 کے 3 قتل میں تیمرلان کی ممکنہ ملوث ہونے کی شواہد، اپنے بھائی پر اثر انداز ہونے کی تیمرلان کی قابلیت کے بارے میں بہت زیادہ ثبوت تھے۔ ذوخر سارنیف کے خلاف مقدمہ ایک وفاقی اپیل عدالت سے گزر چکا ہے، لیکن 29 سالہ نوجوان کی سزائے موت سے بچنے کی لڑائی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔